नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अमेरिका इजराइल ईरान पर आग बरसा रहे हैं और ये धीरे धीरे चौथे दिन में युद्ध प्रवेश कर चुका है। युद्ध नहीं, इसे महायुद्ध की संज्ञा दी जानी चाहिए, क्योंकि इसकी धधक तो अब ईरान से बाहर या मिडिल ईस्ट से बाहर सीधे सीधे यूरोप तक पहुंच रही है। सवाल यह है कि इसका अंत क्या होगा और कब होगा। क्या होगा ये तो निश्चित है कि रेजिम चेंज होगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। और कब होगा इसका भी फिलहाल कोई डेट तय नहीं किया जा सकता। हम ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति, जिन्होंने इस युद्ध को न्याय का युद्ध करार दिया है और एपिक फ्यूरी जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है ईरान के खिलाफ, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि 8 हफ्ते का समय लग सकता है। 8 हफ्ते मतलब 56 दिन, 1 महीने 20 दिन से ज़्यादा। वैसे इसको इन्होंने कभी 6 हफ्ता, कभी 7 हफ्ता और 8 हफ्ता। ट्रंप क्या कह रहे हैं ये एक अनुमान है, क्योंकि बम गिराना और ईरान के 1200 साइट्स जो उनके रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल हैं या एस्टेब्लिशमेंट हैं, उन्हें तबाह कर चुका है इजराइल और अमेरिका। ये अमेरिका का दावा है, इजराइल का दावा है। पूरी की पूरी एक ऐसी लीडरशिप जो अली खामेनेई के देखरेख में या उनके नेतृत्व में 3.5 दशक से अधिक समय तक पूरी तरीके से उनके निर्देश पर सक्रिय रही, वो नेतृत्व विहीन हो चुकी है। लेकिन इस नेतृत्व विहीन स्थिति में भी ईरान पूरे मिडिल ईस्ट सहित यूरोप के मुहाने तक, साइप्रस तक उसकी आक्रमण की शैली देखी जा सकती है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित तो गल्फ के वो देश हैं जो ईरान के बिल्कुल अगल बगल बसे हुए हैं, और साथ ही साथ इन देशों में अमेरिका का एक बड़ा रणनीतिक सैन्य अड्डा भी है। और ये अड्डे और साथ ही साथ यहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और वो इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर अमेरिका की खुफिया संस्था CIA का इस्टेब्लिशमेंट है या उनके एनालिसिस विंग के वरिष्ठ अधिकारी बैठते हैं। चाहे दुबई हो, चाहे रियाद हो, अबू धाबी हो, कतर का वो स्थान जो सीधे सीधे अमेरिका के सैन्य या वायुसेना के अड्डे से संबंधित है, उन सब पर ईरान या तो ड्रोन अटैक कर रहा है और या तो एरियल अटैक कर रहा है, मिसाइल अटैक कर रहा है। और इजराइल में तो ईरान प्रक्षेपास्त्रों की बारिश कर रहा है। दावे प्रतिदावे भी हो रहे हैं। सोमवार के दिन तो शाम तक ईरान ने कहा कि बहुत जल्दी हम खबर दे देंगे कि नेतन्याहू के ऑफिस पे जो हमला किया गया, नेतन्याहू मारे गए। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई की मौत का बदला ईरान इसी तरीके का प्रोपेगेंडा वार चला करके दे सकता है, और उसमें अगर अंधेरे में तीर मारता हुआ ईरान कहीं सच के नज़दीक पहुंच जाएगा तो इसे अपनी विक्ट्री साबित करेगा। ये सब कुछ वॉर गेम का एक हिस्सा माना जाना चाहिए। बहरहाल बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, और बड़ी खबर यह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और बातचीत में एक बार फिर भारत के दोस्ती को याद करते हुए हर तरह से मिल रहे सपोर्ट के प्रति उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है। सवाल यह है कि इसको लेकर के भारत में जो राजनीति चल रही है उसका एंड क्या होगा, क्योंकि भारत के विपक्ष की सबसे बड़ी स्टैब्लिश्ड पार्टी और जिसका फैलाव सभी राज्यों में है, उसकी सर्वे सर्वा सोनिया गांधी साफ साफ कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या मजबूरी है कि अली खमेनेई के इस तरह मौत पर वो एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। तो ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट तो अभी विदेश मंत्रालय का नहीं है, लेकिन इसे माना जाना चाहिए कि अली खमेनेई
के प्रति भारत कोई भी संवेदना इसलिए नहीं व्यक्त कर रहा है क्योंकि अली खामेनी ऑफिशियली, वैसे तो वो ईरान के सर्वेसर्वा थे, लेकिन ऑफिशियली किसी पद पर नहीं थे। वो एक धार्मिक लीडर थे। हालांकि ये मानना गलत होगा, वो सब कुछ थे, क्योंकि जब उनकी मौत हुई है, जिसे लोग शहीद करना बताया जा रहे हैं या धोखे से मारा जाना बताया जा रहे हैं, कह रहे हैं, उस समय वो अपने सुप्रीम काउंसिल की बैठक कर रहे थे और इसकी जानकारी वहां के रिवोल्यूशनरी गार्ड के उस कोर को थी जिसमें उसे लग रहा था कि अमेरिका या इजराइल अटैक कर सकते हैं। लेकिन खामेनेई बहुत सुरक्षित स्थानों पर जाने की स्थिति में नहीं थे और वो अपनी मौत बहुत नज़दीक देख रहे थे, इसलिए वो अपने ऑफिस में वो मीटिंग ले रहे थे। और उसी समय कुछ ही मिनटों में 5 से 10 मिनट के भीतर, वही नहीं, उनकी पूरी फैमिली और साथ ही साथ ईरान के रणनीतिकारों का एक बड़ा तबका मारा गया, क्योंकि उस समय अली खामेनी साहब मीटिंग ले रहे थे। अब इसका बदला ईरान कैसे ले रहा है, ये हम आप सभी देख रहे हैं। सवाल यह है कि युद्ध लंबा खींचेगा या नहीं। मैं फिर उसी मुद्दे पर आता हूं। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं इट विल टेक एटलीस्ट 1 और 2 मंथ्स, मतलब वीक में अगर जो वो कह रहे हैं वो 2 महीने। तो अब आप मान करके चलिए कि ये युद्ध जल्दी तो समाप्त होने नहीं जा रहा। तो क्या ये माना जाए कि अमेरिका सिर्फ एरियल अटैक करके, अर्थात हवाई आक्रमण करके, या इजराइल हवाई आक्रमण करके ही ईरान पर कब्जा कर लेगा? जी नहीं। और इस संदर्भ में भी डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ बहकी बहकी बातें भी समय समय पर करते रहे हैं, ये उनकी आदत है, लेकिन उन्होंने कल एक बयान दिया जिसे हम बहुत गंभीरता से लें, और वो ये है कि हम अपनी सेना भी ईरान की धरती पर उतार सकते हैं। और मेरा अपना मानना है कि ऐसा अमेरिका को करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर रिजीम चेंज होना है, और जो कि बहुत नज़दीक तो नहीं दिखता लेकिन असंभव भी नहीं है, तो उसमें बिना अमेरिका की सेना और इजराइल के मोसाद के कुछ लोगों की उपस्थिति के बगैर कोई भी नया इस्टेब्लिशमेंट चार्ज ले ही नहीं सकती। क्योंकि ईरान में जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अब IRGC, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के अधीन है। और जैसा कि उनके विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ साफ कह दिया है कि अब हमारे नियंत्रण में IRGC की यूनिट्स नहीं हैं, क्योंकि अली खामेनी साहब के नेतृत्व में या उस दौरान जो फैसले लिए गए थे, अब रिवोल्यूशनरी गार्ड उसी के हिसाब से फैसले लेकर के अपने दुश्मनों पर हमला कर रहे हैं। ये बात अरागची ने तब कही जब ओमान पर एक अटैक किया गया, एरियल अटैक, प्रक्षेपास्त्र और ड्रोन मिक्स अटैक, और उसके बाद जब ईरान पूरे गल्फ के उन्हीं मुस्लिम देशों में अलग थलग पड़ रहा है, हालांकि ये सब सुन्नी बहुल क्षेत्र हैं, तो ईरान अब अपना फेस सेविंग कैसे करे। इसलिए विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ये एक दांव खेला है कि जो अब हमले हो रहे हैं वो हमले हमारे नियंत्रण में है ही नहीं, क्योंकि गार्ड्स कॉर्प्स को जो कहा गया है वो अब यूनिट्स अपने अपने हिसाब से फैसले ले रही हैं। क्या आपको लगता है ऐसा हो रहा है? जी नहीं। अभी भी एक कमांड सेंटर है, लेकिन वो कमांड सेंटर बहुत ज़्यादा ईरान छिपा रहा है। ये वॉर गेम का एक प्लान है, क्योंकि ईरान को पता चल चुका है कि अमेरिका और इजराइल उनके पहली पंक्ति को खत्म कर देने के बाद अगर दूसरी पंक्ति का नेतृत्व भी कोई उभरता हुआ दिखेगा तो उसे वो अटैक करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, खत्म करेंगे। क्योंकि जब तक अमेरिका और इजराइल की नज़र में खमेनेई साहब के अधीन और उनके नेतृत्व में पले बढ़े लोग खत्म नहीं होंगे, तब तक रिजीम चेंज, सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता। और इसलिए बार बार अब दुश्मन को झांसा देने के लिए विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह बयान दिया है। यह बिल्कुल गलत बात है कि रिवोल्यूशनरी गार्ड सिर्फ अपने हिसाब से निर्णय ले रहे हैं और वो अटैक्स कर रहे हैं। और मान लीजिए कि जो ऐसा वो कह रहे हैं अगर ये स्थिति है, तो फिर
ईरान बहुत जल्दी हथियार डालने की स्थिति में आ सकता है। और ये सारे बयान, कुछ लोग ये मानते हैं कि अरागची को इसलिए नहीं टारगेट किया गया या ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन को इसलिए टारगेट नहीं किया गया क्योंकि अमेरिका और इजराइल की यह कोशिश है कि खामेनेई के नेतृत्व में पले बढ़े ही सही, लेकिन कुछ को तो छोड़ा जाए, क्योंकि बातचीत की अगर कोई संभावना हो तो किसको आगे लाया जाए। इसलिए अभी अली खामेनेई के ही बीच से वो लोग जो उदारवादी श्रेणी में आते हैं, उसमें अब्बास अरागची और मसूद पेजेस्कियन भी आते हैं। ये उनकी मजबूरी है कि अभी उनको ऐसे बयान देने पड़ रहे हैं, क्योंकि वहां के सुरक्षा मामलों के प्रमुख लारिजानी पूरी तरीके से अभी वही कर रहे हैं जो अली खमेनेई अपनी मौत के पहले चाहते थे। इसलिए कमांड एंड कंट्रोल पूरी तरीके से अली खमेनेई का नेतृत्व वाला एक ग्रुप ही कर रहा है, जिसको नेतृत्व कौन दे रहा है, जिस फेस को आप देख रहे हैं, वो नहीं है, बल्कि वो पर्दे के पीछे है, क्योंकि इन्हें डर है कि इजराइल इस नेतृत्व को भी खत्म करने की पहल करेगा। और जब पूरा ईरान नेतृत्व विहीन हो जाएगा, उसके बाद उसमें से नेतृत्व की तलाश की जाएगी, उदारवादियों की एक फौज खड़ी की जाएगी और उसमें से कुछ नेता चुने जाएंगे। एंड इट विल टेक टाइम, अर्थात ये समय लेगा। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये युद्ध कुछ समय ले सकता है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जो कार्रवाई अब तक हुई है वो समय से पहले हुई है और ईरान को बहुत अंदर तक चोट पहुंचाई गई है। सवाल यह है कि ईरान का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो आर्मी का है वो क्या पूरी तरह से खत्म हो चुका है? जी नहीं, लेकिन वो पूरी तरीके से स्टैब्लिश्ड है ऐसा भी नहीं। उसमें बहुत कुछ खत्म किया जा चुका है, लेकिन अभी बेस को पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल नहीं खत्म कर पाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से गल्फ सहित तमाम देशों को अपनी जद में ईरान ले रहा है, ईरान बहुत अलग थलग पड़ेगा। रही बात कितना नुकसान हो रहा है, वो नुकसान तो अमेरिका अपनी भरपाई कर लेगा, ईरान का ही तेल बेचेगा, उससे ईरान का पुनर्विकास करेगा और अपने युद्ध में हुए और इजराइल के युद्ध में हुए खर्च का पूरी भरपाई करते हुए उसके बाद ईरान को ईरानियों के हवाले करेगा। और यही आगे होने जा रहा है। लेकिन ये स्थिति इराक की तरह नहीं है, और इसीलिए अमेरिका ये भी कह रहा है कि अंतहीन युद्ध नहीं है, इसका अंत होगा, लेकिन हमें अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देने में समय लगेगा। मतलब ईरान के सामने अभी बहुत ज़्यादा मुश्किलें आनी हैं, क्योंकि रेवोल्यूशनरी गार्ड के उस कोर को खत्म करना जो अभी भी अली खामेनेई के नाम पर अंतिम समय तक अमेरिका और इजराइल को तबाह और बर्बाद करने की कसम खा रहा है, इस कोर के यूनिट हेड्स जितने भी हैं उनको खत्म करना इजराइल की जिम्मेदारी है। और उसके बाद इनके परमाणु संस्थानों से जुड़े एस्टेब्लिशमेंट को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की जिम्मेदारी अमेरिका की है। और इसलिए अभी बहुत सघन अटैक्स होंगे। रही बात जितने अटैक्स ईरान कर रहा है वो सिर्फ कुछ समस्या तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन ईरान अपने दुश्मनों की फौज अपने इर्द गिर्द के इस्लामिक देशों के साथ ही एक ऐसा करके उन्हें खड़ा कर ले रहा है अपने खिलाफ। और इसलिए ईरान अलग थलग पड़ रहा है। और ईरान में सेना उस स्थिति में अमेरिका उतारेगा जब इनके नेतृत्व का बी और सी विंग भी खत्म हो जाएगा। और इसलिए आने वाले 1 से 1.5 महीने में बहुत ज़्यादा अभी तबाही होनी शेष है, जिसमें इजराइल में भी मिसाइलों की बारिश होगी और अमेरिका के वो एस्टेब्लिशमेंट जो ईरान के इर्द गिर्द हैं वहाँ भी हमले तेज होंगे। ये कोशिश है अमेरिका की कि इतना ज़्यादा इंगेज कर दिया जाए ईरान को, जिससे इसके मिसाइल भंडारण क्षमता पर असर पड़ जाए और नई मिसाइल बनाने की उनकी जो कैपेसिटी है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए। और इसलिए अमेरिका और इजराइल की रणनीति है कि ईरान को इतना हमला किया जाए, इतना उकसाया जाए, जिससे वो प्रक्षेपास्त्रों का हमला अपना एक जगह केंद्रित नहीं करे, बल्कि जहां उसको मन हो वो
वहां पर उस अटैक को अंजाम दे, जिससे एक तो वो अपना दुश्मन क्रिएट करेगा, दूसरा उसके युद्ध करने की जितनी क्षमता है वो डिटेरियोरेट होगी, वो कम होगी। तो इसलिए अमेरिका और इजराइल की रणनीति है, और ईरान इस तरीके से पूरा रिटेलिएट कर रहा है, लेकिन वो अपने को एग्जॉस्ट भी कर रहा है। अब सवाल है कि भारत को क्या करना चाहिए। भारत उन्हीं गल्फ देशों में जहां पर हमारे लोग रह रहे हैं और जिसमें बहुसंख्यक मुस्लिम्स हैं, उन सभी देशों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते और संपर्क को साधते हुए उनके खिलाफ ईरान की कार्रवाई की भर्त्सना कर रहा है। उसको तुष्टीकरण की नीति के तहत शिया मुसलमानों को खुश करने के लिए अली खामेनेई मार्टियर हैं, ये बताने की ज़रूरत अभी शिद्दत से महसूस ही नहीं हो रही है। ये सरकार की रणनीति है। इसलिए यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कतर, इन सब, कुवैत, इन सब के प्रमुखों के साथ लगातार प्रधानमंत्री की बातचीत हो रही है, और उनके खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों पर संवेदना व्यक्त करते हुए एक पॉजिटिव रुख कैसा अख्तियार किया जाए, इस पर गहन मंत्रणा चल रही है, जिसमें इजराइल भी साथ है। तो आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया में लोग भले ही छाती पीटें और ये कहें कि वो एक मार्टियर थे, लेकिन ईरान के लोगों से पूछे जो किस तरीके से पूरी दुनिया से अलग थलग हो रहे हैं। ये इमोशनल बातें नहीं रह गई कि हर घर से हुसैनी निकलेगा, ये तो चलता ही रहता है, यही तो कट्टरपंथ है। और इस कट्टरपंथ की आग में खेल रहा पाकिस्तान भी झुलस रहा है, नंबर तो उसका भी आने वाला है। इसलिए भारत में जितने भी मुसलमान हैं उन्हें सोचना चाहिए कि वो कितने शांतिप्रिय देश में कितने गौरव के साथ रह रहे हैं। सवाल यही है कि इस पर इस देश का मुसलमान विचार करेगा, उसे करना चाहिए या नहीं। इस पर कमेंट कीजिए, राय दीजिए, और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।